हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हॉल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, जितने विद्यार्थी क्लास 10th में हैं और 2024 साइंस की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि जो साइंस के न्यूमेरिकल्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, उससे हम लोग कैसे हल करेंगे। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये साइंस का एक न्यूमेरिकल छोटा-सा है, जो कि दिया गया है। एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग उससे जो है एग्जाम अपने कैसे बनाएंगे, तो इस वीडियो में हम लोग यही समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्व। ठीक है, क्या लिख लेते हैं? सॉल्व, या फिर हल लिख सकते हो आप। ठीक है, इतना हो जाने के बाद अब आपको क्या करना होगा। देखिए, इसमें वैल्यू, कुछ वैल्यू दिया होता है जो आपकी आपको पहचान कर लिखना होता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर दिया गया है एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या, यानी आपसे कह रहा है कि यानी वक्रता त्रिज्या की वैल्यू आपको 20 दिया गया है। अब आपको पता होना चाहिए कि वक्रता त्रिज्या किसको दर्शाता है। तो आई होप आप सभी को पता होगा, अगर नहीं भी पता होगा तो कोई बात नहीं, यहाँ पर हम बता देते हैं। तो देखिए, जब भी आपसे बोलेगा क्या, वक्रता, ठीक है, क्या बोलेगा? वक्रता और त्रिज्या बोलेगा। क्या बोलेगा? वक्रता त्रिज्या। देखिए, वक्रता त्रिज्या को हम आर से डिनोट करते हैं, यानी आर की जो वैल्यू है वो हमें दे दिया है कितना? 20 सेंटीमीटर, इतना हमको दे दिया गया है। ठीक है, इसका वैल्यू दिया है तो आर की वैल्यू दिया है। आगे हमसे पूछ रहा है इसकी फोकस दूरी क्या हो गई। यानी फोकस दूरी को आप समझ सकते हैं कि फोकस दूरी यानी कि फोकस फोकस दूरी, फोकस दूरी को हम एफ से डिनोट करते हैं, यानी एफ बराबर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि एफ की ही वैल्यू हमें ज्ञात करने के लिए बोल रहा है सवाल में। ठीक है, तो आपका जो फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा फोकस दूरी। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो फोकस दूरी एफ बराबर आर बाई में 2, ये आपका एक फार्मूला होता है। ये फार्मूला कब आपको अप्लाई करना पड़ेगा? जब आपको त्रिज्या दिया हो और फोकस दूरी पूछा हो, या फिर फोकस दूरी दिया हो, त्रिज्या पूछा, तो आप इस फार्मूले का जो है वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, फोकस दूरी का वैल्यू हमें दिया नहीं है, वही हमें निकालना है। तो एफ बराबर आर की वैल्यू हमें यहाँ पर दे दिया गया है कितना? 20 दिया है। तो जहाँ पर आर लिखा है वहाँ पर हम लिखेंगे कितना? 20 लिखेंगे। ठीक है, नीचे दिया गया है आपका 2, क्योंकि फार्मूले में 2 है तो यहाँ पर 2 आपको लिखना पड़ेगा। और इसके बाद बराबर अगले स्टेप पे क्या करिएगा कि आप 2 से भाग दोगे तो 2 से ये जो है 10 बार में आपका यहाँ पर कट जाएगा। तो इसका मात्रक लिख सकते हैं सेंटीमीटर, यानी एफ की वैल्यू हमारा यहाँ से जो है ज्ञात हो चुका है। आई होप आप सभी लोग समझ पाए होंगे कि ये जो है 10 हमने कैसे ज्ञात किया है। ठीक है, हमको वक्रता त्रिज्या की वैल्यू दिया था, यानी आर की वैल्यू दिया था, और फोकस दूरी का मान यानी एफ की वैल्यू पूछ रहा था। तो हमने फार्मूला बिठा दिया, फोकस दूरी एफ बराबर आर बाई 2। एफ को हमने कुछ नहीं किया है, क्योंकि एफ का वैल्यू हमें ज्ञात करना था, इसलिए हमने एफ के स्थान पे कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, आर की वैल्यू 20 दिया है तो 20 रख दिया, 2 से भाग दे दिया, आपका आ गया आंसर। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा भी काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है तो वैसे छोटा ही है। आपको यदि पूछेगा भी तो बहुविकल्पी में पूछ सकता है, या फिर एक नंबर में कहीं भी पूछ सकता है। ठीक है, बहुविकल्पी में पूछेगा तो एक नंबर में। समझ रहे हैं इस बात को? तो देखिए क्या लिखा है, दिया गया है वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण 45 डिग्री है। ठीक है, उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो ये आपसे पूछ रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग का काम होगा यहाँ पर लिखना हल। तो हल लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमें किसकी जो है मान यहाँ पर दिया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पहली लाइन में क्या लिखा है, वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण, यानी द्रव का क्रांतिक कोण जो है हमें दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है? द्रव का क्रांतिक कोण दिया गया है, और पूछ क्या रहा है? उस द्रव का अपवर्तनांक। ठीक है, अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो एक फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है आपको पता होना चाहिए। एक फार्मूला होता है वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष, ठीक है, वायु के सापेक्ष द्रव का, वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक। ठीक है, क्या होता है? अपवर्तनांक होता है। द्रव का अपवर्तनांक बराबर में क्या होता है फार्मूला? तो 1 और बट्टे में होता है साइन सी। अब आप लोग यहाँ से आप पूछ सकते हो कि साइन किसको दर्शाता है भाई। तो साइन जो दर्शाता है
वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण, यानी क्रांतिक कोण को आप सी से दर्शा सकते हो। यानी हम ये बोल सकते हैं कि जो सी की वैल्यू हमारा दिया गया है वो कितना दिया गया है, 45 डिग्री। समझ रहे हैं 45 डिग्री कैसे दिया है? तो जब वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण को हम किसे दर्शाते हैं, सी से, और सी की वैल्यू हमें दिया गया है। तो आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे बराबर लगा दीजिए और यहाँ पर एक और बट्टे बट्टे में हो जाएगा आपका साइन, सी की वैल्यू आपको दिया गया यहाँ पर 45 डिग्री दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर एक है तो एक लिखिए, बटे साइन 45 अंश का मान आप सभी लोगों को पता होना चाहिए क्या होता है। तो साइन 45 अंश का मान होता है 1/√2। अगर आप मैथ्स वैसे देखो भाई, ये मैथ्स का क्वेश्चन है, वैसे तो यहाँ पर मैथ्स का क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर साइन 45 अंश आप पढ़े होंगे, त्रिकोणमिति में है, ठीक है। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो हमारे चैनल पर जो है उसका जो है ट्रिक से जो है मतलब इसका बताया गया है, टेबल किस तरीके से निकाला जाता है, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर होता क्या है, अब ये बटा का बटा है, यानी एक और बटे में 1/√2। तो ये जो बटा का बटा 1/2 है, ये चला जाएगा 2 आपका गुणा होके ऊपर चला जाएगा, समझ रहे हैं इस बात को। तो जब गुणा होगा तो ये √2 जो हो जाएगा ऊपर हो जाएगा, और इस तरीके से ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अगर आप यहाँ से नहीं समझ पाए हैं तो एक बार मैं समझाने की फिर से कोशिश करता हूँ। देखिए एक है और बटे में 1/√2 है, तो इसको आप क्या कर सकते हो, एक को आप वही लिखोगे इंटू ये जो है, जो नीचे संख्या लिखा है वो चला जाएगा ऊपर और ये चला जाएगा नीचे। इसके लिए एक मान सकते हैं ना। तो रूट में 2 का गुणा एक में करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट में 2 ही हो जाएगा, और एक नीचे नहीं लिखा जाता तो इसलिए यही ना आएगा भाई। हमने यहाँ पर बता दिया आपको अच्छे तरीके से। तो आई होप आप सभी को ये भी तो समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये है आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या दिया गया है, वायु तथा कांच में प्रकाश की चालें क्रमशः 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड तथा 2 × 8 मीटर प्रति सेकंड है। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो ये भी काफी बढ़िया क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग का काम है यहाँ पर हल लिखना। आप एग्जाम में मैथ्स के क्वेश्चन हो या साइंस का क्वेश्चन है, हल या फिर सॉल्व लिखना मत भूलिएगा, ठीक है। तो देखिए हमको दिया क्या गया है, तो वायु तथा कांच में प्रकाश की चाल, आप बोल सकते हैं वायु में प्रकाश की चाल हमें दिया गया 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और कांच में प्रकाश की चाल दिया है कितना, 2 × 8 मीटर प्रति सेकंड, और हमसे पूछ क्या रहा है, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक पूछ रहा है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला होता है, आप सभी लोगों को पता होगा, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष, ठीक है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर में होता क्या है, बराबर में किसका वैल्यू दिया है, तो वायु में प्रकाश की चाल, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बराबर में लिखेंगे क्या, वायु में प्रकाश की चाल, ठीक है, वायु में प्रकाश की चाल। उसके बाद बटे में क्या लिखना होगा, तो बटे में हमें दिया गया है कांच में प्रकाश की चाल की वैल्यू दिया है, तो हम लिखेंगे कांच में प्रकाश की चाल, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, कांच में प्रकाश की चाल, इतना आपको लिखना होगा। इतना लिखने के बाद अब देखिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर अगर ध्यान से आप देखोगे तो वायु में प्रकाश की चाल आपको दिया गया है, वायु तथा कांच में प्रकाश की चाल, यानी कि आप वायु में प्रकाश की चाल हमें दिया गया है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो जहाँ पर लिखा है वायु में प्रकाश की चाल, वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, वो मात्रक है, ठीक है। और बटे में क्या दिया है, कांच में प्रकाश की चाल, तो कांच में प्रकाश की चाल दिया है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो देखिए क्या होगा, ये 10⁸ ऊपर भी है, 10⁸ नीचे भी है, कट जाएगा, और कटने के बाद बचेगा क्या, तो कटने के बाद यहाँ पर 3 बचेगा और नीचे क्या बचेगा, तो 2 बचेगा। तो जब आप 2 से भाग दोगे 3 में, तो 1.5 बार में ये कट जाएगा, ठीक है। कितनी बार में, तो 1.5 बार में।
और इस तरीके से जो है ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। समझ रहे हैं इस बात को? आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा दोबारा देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस तरीके का क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में देखा जाता है अक्सर, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया गया 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके का आपका जो है क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे भाई, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व। और सॉल्व लिखने के बाद अब हमें जो जो वैल्यू दिया गया है उसको हम लोग यहाँ पर लिख पाएंगे, ठीक है। तो देखिए हमें दिया गया है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, ठीक है। क्या दिया गया है? 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी। तो आप बोल सकते हो क्या कि फोकस दूरी, फोकस 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 दूरी, फोकस दूरी को आप सभी लोग जानते हों कि एफ से दर्शाते हैं। यानी एफ की वैल्यू हमें जो दिया गया है वो कितना दिया गया है? तो 15 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया गया है? दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब। अब बिंब किसको दर्शाता है? तो बिंब किसी वस्तु को दर्शाता है, ठीक है, यानी कोई भी वस्तु हो जाएगा। तो यहाँ पर वस्तु को हम किससे दर्शाते हैं? यानी यहाँ पर आप बोल सकते हैं वस्तु को आप किससे दर्शाते हैं भाई? यानी बिंब को किससे दर्शाते हैं? तो यू से दर्शाते हैं। यानी यू की जो वैल्यू हमें दिया गया है वो कितना दिया गया है? तो 10 दिया गया है, 10 सेंटीमीटर। और देखिए हमेशा चाहे आपका उत्तल दर्पण हो या फिर अवतल दर्पण हो, यू की वैल्यू हमेशा जो है माइनस में ही ली जाती है, तो आप इसे माइनस में ही रखें, ठीक है। ठीक। अगर आपके मन में यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन आपको उठ रहा होगा कि सर आपने तो इसे बता दिया फोकस दूरी बताते हैं, मतलब दर्शाते हैं फोकस दूरी या फिर बराबर, इसको क्या दर्शाते हैं? तो इससे आप देखिए वस्तु की दूरी या फिर बिंब की दूरी, यहाँ पर वही तो बोला है, बिंब बोला है, बिंब की दूरी आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिए बिंब, ठीक है, बिंब की दूरी, बिंब की दूरी या फिर वस्तु की दूरी, दो बोलेगा, या फिर वस्तु की दूरी बोलेगा या फिर बिंब की दूरी, आप समझ जाएगा कि यू को ही बता रहा है। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब किसको दर्शाता है? तो प्रतिबिंब यू, सॉरी भी को दर्शाते हैं, तो लिख दीजिए प्रतिबिंब, प्रतिबिंब यानी परछाई जो बोलते हैं, ठीक है। तो प्रतिबिंब हो जाएगा यहाँ पर। तो प्रतिबिंब को हम दर्शाते हैं वी से, और वी की जो वैल्यू है वो हमें नहीं दिया है और वही हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो इतना हो जाने के बाद अब आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा। कौन सा फार्मूला लगाना पड़ेगा भाई? तो यहाँ पर देखिए उत्तल दर्पण लिखा है, जब भी सवाल में आपको दर्पण दे दर्पण क्या दे? दर्पण। तो आपको फार्मूला ये वाला लगाना पड़ेगा। कौन सा वाला फार्मूला? तो यहाँ से मान लीजिए हम लिख देते हैं क्या फार्मूला आपको, 1/f बराबर में हो जाएगा 1/v प्लस में 1/u। ये आपका फार्मूला होगा। कब ये फार्मूला यूज करेंगे? जब आपसे सवाल में दर्पण बोलेगा तब। अगर यहीं पे लेंस होता तो यहाँ पर हम कर देते हैं माइनस। बात समझ गई है? ठीक है, चलिए। तो 1/f का वैल्यू हमें दिया गया, कितना दिया गया? तो 15 दिया गया है सवाल में, आप देख सकते हो, बराबर 1/v की वैल्यू नहीं दिया तो नहीं लिखेंगे, प्लस 1/u की वैल्यू आप देख सकते हैं माइनस में 10 दिया गया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस में 10, कुछ इस तरीके से। तो इतना हो जाने के बाद अब आपको क्या करना होगा? तो यहाँ पर लिखना होगा 1/15 को भी ज्यों का त्यों करना होगा, ठीक है, बराबर में यहाँ पर 1/v, ये प्लस माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और माइनस में क्या हो जाएगा? 1/10 हो जाएगा। समझ रहे हैं इस बात को? अब क्या करते हैं, 1/10 को हम पंचांतर कर लेंगे, तो यानी यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 में हो जाएगा 15, ये पंचांतर करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, और 1 यहाँ पर हो जाएगा 10, बराबर में कितना हो जाएगा? तो 1/भी हो जाएगा। इतना हो जाने के बाद थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा लेते हैं। तो इतना हो जाने के बाद अब इन दोनों का आपको क्या लेना पड़ेगा? तो लसा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इन दोनों 15 और 10 का जब आप लस लेओगे तो 15 और 10 का लस आएगा कितना? तो 30 आएगा लस इसका। और 15 से काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, 2 से गुणा जब 1 में करेंगे तो 2 1 कम 2 हो जाएगा। 10 से काटेंगे 30 में तो 3 बार में कटेगा, और 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 1 कम 3 हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा? 1/v हो जाएगा। इतना हो जाने के बाद अब आपको क्या करना होगा? तो 3 और 2 जोड़ेंगे तो 3 तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, बट्टे में कितना हो जाएगा? तो 30 हो जाएगा, और बराबर में 1/v हो जाएगा। अगले स्टेप पे आप क्या कर सकते हो कि हमें v का वैल्यू निकालना है, ना कि 1/v का। तो जो नीचे वैल्यू है उसको ऊपर पलट देते हैं, जो ऊपर है उसको नीचे। तो मान लीजिए यहाँ पर 5 जो है, 5 ऊपर है तो नीचे चला गया, तो 30 ऊपर हो जाएगा यहाँ पर। तो 30 बट्टे में यहाँ पर हो जाएगा 5, बराबर में हो जाएगा v। अर्थात आप बोल सकते हो कि v बराबर हो जाएगा, ये 5 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा? 6 बार में।
तो यहाँ पर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर जो है आपका निकल गया। ठीक है, v की वैल्यू कितना निकला, 6 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर आपसे सवाल में कुछ और भी पूछा था। तो सवाल में क्या पूछा था, प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति भी ज्ञात कीजिए, यानी प्रकृति यानी ये जो है किस प्रकार का है ये। ठीक है, प्रकृति भी और इस ज्ञात करना है आपका। तो अतः आप बोल सकते हो, यहीं पे हम लिख देते हैं, आप यहाँ पे समझ लेना। ठीक है, तो अतः आप लिखिएगा, अतः प्रतिबिंब, ठीक है, अतः प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, अतः प्रतिबिंब ये 6, ठीक है, दर्पण के पीछे 6 सेंटीमीटर दूर प्राप्त होगा। ठीक है, होगा, तथा दर्पण कैसा होगा, तो दर्पण हो जाएगा आपका आभासी। ठीक है, आभासी और कैसा होगा, तो सीधा होगा, आभासी और सीधा होगा। बस इतना आपको लिख देना है, आपका जो नंबर होगा वो पूरा पूरा आपको मिल जाएगा। यहाँ पर समझ रहे हैं इस बात को, इतना आपको लिख देना होगा, आभासी व सीधा होगा लिख दीजिएगा यहाँ पर कुछ इस तरीके से। तो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन जो मैंने बताया है काफ़ी बढ़िया तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 5वां है। क्वेश्चन नंबर 5वां भी ठीक ठाक ही दिख रहा है मुझे। तो क्वेश्चन नंबर 5वां में आपको क्या दिया गया है, एक प्रिज्म का कोण 60 डिग्री तथा, ठीक है, तथा अल्पतम विचलन कोण 38 डिग्री है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर साइन 49 डिग्री बराबर में 0.75 दिया गया है। तो इस तरीके का आपका जो है क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्व, या फिर हल लिख सकते हो आप लोग। इस तरीके से लिखने के बाद अब आपको देखो, साइंस के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उससे समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो वैल्यू दी है ये दी किसकी है। ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया सबसे पहले एक प्रिज्म का कोण 60 डिग्री है। अब आपको पता होना चाहिए कि प्रिज्म का कोण दर्शाते किसके हैं। तो देखिए, जब भी आपसे बोलेगा प्रिज्म का कोण, प्रिज्म का कोण, प्रिज्म का कोण, तो प्रिज्म की कोण को हम ए से डिनोट करते हैं, यानी ए की जो वैल्यू हमें दिया गया है वो 60 डिग्री दिया गया है। ठीक है, ए की वैल्यू कितना दिया गया है, 60 डिग्री। उसके बाद दिया है तथा अल्पतम विचलन कोण 38 डिग्री है। कितना है, 38 डिग्री। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि अल्पतम, ठीक है, अल्पतम विचलन कोण, ठीक है, अल्पतम विचलन कोण को, देखिए अल्पतम विचलन कोण को जो है कुछ इस तरीके के एक सिंबल होता है, इसको डेलियम बोलते हैं, आप लोग जान लो। ये ऐसा इस टाइप का होता है, डेलियम से दर्शाते हैं। और इसके बराबर में हमें दिया गया कितना, 38 डिग्री दिया गया है। ठीक है, इस वाले चिन्ह को हम डेलियम बोलते हैं। और जैसे 100 क्वेश्चन में बोलेगा क्या, अल्पतम विचलन कोण, तो आप समझ जाइएगा कि डेलियम का है। आगे क्या पूछ रहा है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक याद कीजिए, ये आपसे बोल रहा है। तो देखिए, प्रिज्म के पदार्थ अपवर्तनांक यहाँ हम लिख ही दे रहे हैं, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, इसको दर्शाते हैं एन से, और एन बराबर हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्योंकि हमसे यही पूछ रहा है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक आप ज्ञात करके बताओ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका। और इसके बाद देखिए एक फार्मूला होता है आपका, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक एन बराबर, ठीक है, तो एन बराबर एक फार्मूला होता है साइन, और ब्रैकेट में होता है ए, प्लस में होता है डेल एम, बटे में होता है 2, ये ब्रैकेट बंद, होल बटा, और होल बटे में क्या होता है, तो साइन ए, और बटे में क्या होता है, तो 2। ये आपको फार्मूला आपको याद होना चाहिए। आप आई होप आप सभी लोग इस फार्मूले को लिखेंगे और अच्छे तरीके से याद भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या होता है, साइन
को अभी कुछ नहीं करना है, साइन को आपको वही लिख देना है, तो साइन लिख दीजिए। ए आपको यहाँ पर दे दिया है, कितना डिग्री दिया है, तो 60 डिग्री दिया गया है, लिख दीजिए। प्लस डेलियम की वैल्यू कितना दिया गया है, तो 38 डिग्री दिया गया है, तो उससे आप लिख सकते हैं 38 डिग्री। ठीक, और बटे में कितना है, 2 है, तो 2 लिख दीजिएगा। फिर होल बटा लगाइए। उसके बाद क्या है, साइन है, तो साइन को लिखिए। ए की वैल्यू हमें कितना दिया गया है, तो 60 दिया गया है, तो यहाँ पर लिखिए 60 और बट्टे में कितना, तो 2 हो जाएगा। इतना हो जाने के बाद अब देखिए क्या करना होगा आपको। तो ये जो साइन है, पहले तो साइन को आपको पूरा लिखना होगा, साइन, इसको जोड़ लीजिए आप। तो साइन, सॉरी कितना हो जाएगा, और 98 हो जाएगा ना लगभग। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 98 और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, बट्टे में आपका 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा क्या, यहाँ पर साइन 60 और बटे में कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। इतना हो जाने के बाद अब देखिए आपको क्या करना है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो इसको आप यहाँ से काट सकते हैं। इसे 2 से काटेंगे तो 2 से कितनी बार, 2 से 4 बार में ये कट जाएगा, 9 4 बार में कटेगा, और 2 9 18, मतलब कि ऊपर आपका क्या बचा है, तो साइन साइन 4 9, ये आपका बच गया इतना। और इसको 2 से काटोगे तो 2 एकम 2, और 2 से कटेगा कितनी बार में, 30 बार में। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन 30 अंश हो जाएगा। इतना हो जाने के बाद अब मैंने सवाल में थोड़ा सा आपको दिखाया था, क्या दिखाया था कि साइन 49 डिग्री बराबर क्या होता है, तो 0.75 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आया है, साइन 49 डिग्री आया है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 0.75 लिखेंगे। और बटे आप सभी लोग जानते होंगे कि साइन 30 अंश की वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। कितना होता है, तो 1 में 2 होता है। और 1 का अगर आप अगर भाग देखोगे दशमलव में, तो 2 से भाग देंगे 1 में, कितनी बार जाएगा, 0 बार जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 0, घटाएंगे 1 दशमलव देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0, फिर कितनी बार जाएंगे, तो 5 आएंगे, मतलब 0.5 आएगा। तो कुल मिला के हम ये बोल सकते हैं क्या, कि 0.75 और बटे में 0.5। अगर इससे आप भाग देते हो, ठीक है, तो इसका जो कट कर वैल्यू आएगा वो आएगा 1.5। आप भाग देकर चेक कर लीजिएगा, इतना ही आंसर आएगा यहाँ पर। और इस तरीके से ये आपका हो गया क्या, आंसर पूरा समाप्त हो गया। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आप समझ पाए होंगे अच्छे से। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 6वां, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आप समझ सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैंने 6 ही क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको क्वेश्चन और न्यूमेरिकल से पढ़ने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर ऐसे वीडियो और लाएं, ताकि मैं और वीडियो ला सकूं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर सॉल्व, या फिर हल लिख सकते हैं। लिखने के बाद आप सवाल को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो सवाल में दिया गया, किसी वैद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक, ठीक है, प्रवाहित हो रही है। परिपथ में प्रवाहित वैद्युत आवेश की गणना कीजिए। तो ये हमको दिया गया। तो सबसे पहले क्या दिया गया है, 0.5 एम्पियर की धारा, धारा यानी धारा की हमें वैल्यू दिया गया यहाँ पर। तो आप लिख लो, क्या लिखोगे, धारा, धारा बराबर हमें क्या दिया गया भाई, तो 0.5 एम्पियर, ये इसका मात्रक है। उसके बाद दिया गया है कितना, 10 मिनट तक प्रवाहित हो रही है। 10 मिनट यानी ये हमको समय दिया गया है। क्या दिया गया है, समय दिया गया है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं समय। ठीक, समय बराबर कितना दिया गया है, तो 10 मिनट दिया गया है। मिनट को हम यहाँ से एम से डिनोट कर देते हैं। और जब भी मिनट कोई भी मतलब मिनट में है, तो इसको छोटी वाली वैल्यू में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी इसकी छोटी इकाई में। तो 10 लिखेंगे इंटू मिनट को हम सेकंड में बदलेंगे, तो एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं भाई, तो आप बोलेंगे 60 होते हैं हम। तो यहाँ पर 60 से जो है हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो जब गुणा कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 600 हो जाएगा, और 600 क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। समझ रहे हैं इस बात को। तो इतना हो जाने के बाद और अब हमसे पूछ क्या रहा है, परिपथ में प्रवाहित वैद्युत आवेश हमसे पूछ रहा है। वैद्युत आवेश की गणना कीजिए। ठीक है, यानी आवेश हमसे पूछा जा रहा है। तो लिखते हैं यहाँ पर आवेश, क्या बोलते हैं यहाँ पर, आवेश, और बराबर में लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क। तो देखिए एक फार्मूला होता है आपका आवेश का निकालने के लिए, आवेश, आवेश बराबर क्या होता है, तो होता है धारा, और गुणे में क्या होता है, तो गुणे में होता है समय। ये एक फार्मूला होता है आवेश निकालने के लिए, जिसमें से धारा की वैल्यू हमें ज्ञात है कितना, 0.5 इंटू समय कितना दे दिया गया भाई, तो 600 दे दिया गया है। ठीक है,
तो यहाँ पर हम लिखेंगे छेद और डबल जीरो। इतना हो जाने के बाद अब आप गुणा करा लो। तो 5 का जीरो में गुणा करेंगे जीरो आ जाएगा, 5 का गुणा जीरो में करेंगे तो यहाँ पर जीरो आ जाएगा, 5 गुणा 6 में करेंगे तो 6 पंचे कितना हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा। 0.1 अंक लगा तो यहाँ पर लगा देंगे। तो इसके बाद हो जाएगा कितना, 3 डबल जीरो हो जाएगा। और ये तो खत्म हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा इसके बाद क्या, कूलाम। यानी आवेश का मात्रक क्या होता है, तो कूलाम होता है भाई। क्या होता है, कूलाम होता है। और इस तरीके से ये हो गया आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आई होप आप सभी लोगों को ये भी क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया लगा होगा और आप लोग अच्छी तरीके से सीख पाए होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।